हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अब तक काइनेटिक्स के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देख लें, जिससे आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पर रिएक्शन लिखी हुई देखी है, आपने किसी बुक में किसी क्वेश्चन में ए से बी बन रहा है। तो देखिए, जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, इस रिएक्शन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देखो सीधा एक स्टेप में ए से बी बन गया होगा, तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। देखो, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आपने है ना एक कंटेनर में ए लिया, ठीक है, और वो जो कंटेनर में ए है वो कुछ देर बाद ए से क्या बन गया, बोलो, सीधा डायरेक्ट एक स्टेप में बी बन गया। ठीक है ना, एक स्टेप में डायरेक्ट क्या बन गया, बोलो, बी में कन्वर्ट हो गया। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो ये ए था ना, उस ए से कुछ मान लो कोई बीच में एक्स बना होगा, फिर उस एक्स से क्या बना होगा, वाई बना होगा, फिर उस वाई से क्या बना होगा, बोलो, बी बना होगा। मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर ए से जो है ना वो डायरेक्ट क्या नहीं बन रहा, बोलो, बी नहीं बन रहा है। ए से पहले एक्स बना, एक्स से वाई बना, और वाई से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। लेकिन देखो, जब आप इन तीनों रिएक्शंस को आपस में ऐड करोगे, तो देखिए तीनों रिएक्शंस को ऐड करने पर आप जानते हैं कि x यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट, तो कैंसिल हो गया। y यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट, तो कैंसिल हो गया। तो इसकी जो रिजल्टेंट रिएक्शन आएगी वो भी आपको ए टू बी जैसी ही दिखाई देगी। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो आपको कहीं पर लिखी हुई दिखाई देती है, जो आपको एक ही स्टेप दिखाई देता है उसका, तो उसका मतलब कभी भी ये मत समझना कि वो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है। वो एक स्टेप में कंप्लीट हो भी सकती है और एक स्टेप में कंप्लीट नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब वो रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं होने की बजाय वो रिएक्शन मल्टी स्टेप भी हो सकती है। समझ में आई बात आपको यहाँ तक? वो सारी की सारी रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं, जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शंस। क्या बोलेंगे उनको? एलिमेंट्री रिएक्शंस। और वो सारी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट ना होकर कम से कम दो स्टेप में कन्वर्ट हो, या फिर दो या दो से ज्यादा में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, तो उन सारी की सारी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो अब मैं रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। पहली एलिमेंट्री रिएक्शंस, और एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब है वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती हैं, और दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की, जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। क्लियर है बात सबको यहाँ तक? तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में। पहली बात, जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, मतलब वो एक स्टेप में कंप्लीट होंगी। ठीक है, कैसे होंगी? तो उसमें क्या होगा कि आप रिएक्टेंट लोगे, और रिएक्टेंट जो से डायरेक्ट क्या बन जाएगा वहां पे, प्रोडक्ट। इस केस में रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ऐसे रिएक्शन में बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक है, ये सबसे जरूरी बात है इसके लिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन में बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। डायरेक्ट रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, और आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बताने वाला हूं। वो क्या है? आप सब ने एक रूल पढ़ा होगा, एक लॉ पढ़ा होगा, जिसका नाम होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे इसको। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, जिसको जिसको बताया था, इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट आप सब जानते होंगे, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। वो साइंटिस्ट थे गुलबर्ग एंड वागे। ठीक है, तो इस गुलबर्ग एंड वागे का जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन ही अप्लाई होता है किस पर, एलिमेंट्री रिएक्शंस पर। कैसे अप्लाई होता है, पहले इसका स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन का, पहले हम वो पढ़ते हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन बताया था गुलबर्ग एंड वागे ने, और उनके अकॉर्डिंग, गुलबर्ग एंड वागे के अकॉर्डिंग, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन के। ठीक है, कैसे? सुनिए जरा। मान लीजिए कि एक रिएक्शन है अपने पास ए, और उससे बन रहा है बी।
यहाँ पर ए के जो है ना वो ए मॉलिक्यूल्स है और बी के मान लीजिए बी बन रहे हैं यहाँ पर। तो पहले तो सुनिए, जो ये ए है, जो ये स्मॉल ए है, इसको क्या कहेंगे? ध्यान रहे, अब मैं जितनी भी रिएक्शंस की बात करूंगा वो सारे की सारी रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ एलिमेंट्री है, ठीक है। और एलिमेंट्री होने का मतलब आप समझ गए कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ये वाला ए होता है ना, इस ए का नाम होता है, इस ए को हम बोलते हैं मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब, मोलेकुलरिटी का मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसको हम बोलते हैं मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया था, उसको हम बोलते हैं मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर इस ए की वैल्यू 1 हो तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। यूनिमोलेकुलर रिएक्शन कह लो आप, या फिर अगर आप इनको ऐसे बोल दो ना कहीं पे, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए कि दिस इज यूनिमोलेकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो भी एक ही बात है, ठीक है। अगर यही जो ए है उसकी वैल्यू 2 हो जाए तो इसको क्या बोल देंगे यहाँ पर हम? बाई मोलिकुलर रिएक्शन कह लो, या फिर बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। ए अगर 3 हुआ तो इसी को हम बोल देंगे ट्राई मोलिकुलर, और इसको आप बोल देंगे टर्मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ये ए होता है वो बताता है किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी को, ठीक है। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए कैसे, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी? ए की मोलर कंसेंट्रेशन और उसकी पावर ए की। ए जो इस ए का कोफिशिएंट है ना, वो वाला स्मॉल ए, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो बोलता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट उसके रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वो पावर होती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल, ठीक है। अब ये वाली जो बात है यहाँ पर, इसमें जो ये आपका इस ए की पावर ए के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर आपको एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा होगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर बताता है मोलर कंसेंट्रेशन के बारे में। इट इज मोलर कंसेंट्रेशन, जिसको आप कैलकुलेट किससे कर सकते हो? मोल पर लीटर से, ठीक है। जब आप यहाँ से इस साइन को हटाओगे, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे, तो आप जानते हैं यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको हम बोल देते हैं के इंटू ए रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा? यहाँ पर ए बन जाएगा। अब यहाँ पर जो ये आर है, ये आर तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन की रेट। दिस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, and this square bracket is molar concentration, A is for reactant and small a is the molecularity of reaction। तो ये होता है गुलबर्ग्स एंड वागे का लॉ ऑफ मास एक्शन, जो अप्लाई किसके लिए होता है? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब मैं आपको कहूं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है P, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 2। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए इसके मोलिकुलरिटी कितनी होगी? तो देखो, मोलिकुलरिटी निकालने के लिए अगर आपको कोई दे रखी है एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आपको सवाल में बोल रखा है कि एलिमेंट्री है, तो फिर उसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वो हम क्या होगी इसमें, वो इसमें क्या होगी कि जो इसके रिएक्टेंट्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का सम कर दो। तो ए का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 2, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2। बताइए इसके लिए जो रेट लो लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, वो रेट लो क्या बनेगा? R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू, बताइए ए की पावर कितनी आएगी? 1, क्योंकि ए का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 1 है। बी की कंसेंट्रेशन की पावर यहाँ पे कितनी आएगी? 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है बोलो? 2 है। तो ये बन जाएगा इसके लिए रेट लो, ये रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं इस पे, और एग्जांपल ट्राई करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो कहीं पर 2A से 3B से फॉर्मेशन हो रहा है C+4D का, और आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये वाली रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैंने मान ली। वैसे ऐसी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन बहुत ही रेयर होती है, होती नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं होती है। एक तरह से हमने एग्जाम्पल मान लिया, मान लो कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो बताइए इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो कितनी है? इसकी मोलिकुलरिटी
कितनी है यहाँ पर 5 है, 2 ये और 3 ये, कितनी हो गई 5। इसके लिए रेट लो क्या आएगा, R इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू पावर 2 एंड P रेज टू पावर 3। तो आपने अब तक ये सीखा कि एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप होती हैं, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगी, कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता, और इनके लिए ही लॉ ऑफ मास एप्लीकेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल होता है, जो किसने बताया था, गुलबर्ग एंड वागे ने। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए पहली बात कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में आप ये जानते हैं कि दीज रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप रिएक्शंस। मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप से अपना क्या मतलब है, कितने स्टेप होंगे, तो ऐसे रिएक्शंस के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो कम से कम 2 होंगे, और 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेप हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बोलो सिंपली उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट का, और वो जो इंटरमीडिएट है वो कम से कम एक इंटरमीडिएट तो बनता ही बनता है, इंटरमीडिएट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब कैसे होती हैं रिएक्शंस, मतलब क्या मतलब है इससे, वो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है अपने पास जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर ये रिएक्शन आपकी एक ही स्टेप में हो जाए, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इसको हम बोल देंगे एलिमेंट्री। अगर ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं 2 स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप में हो रही है, इसको बोल देंगे 2 स्टेप। अगर ये 3 में हो रही है, क्या बोल देंगे इसको बोल देंगे 3 स्टेप रिएक्शन, मतलब जितने स्टेप उसी पे उसका नाम बन जाएगा। और अगर ये रिएक्शन 4 स्टेप में होगी, तो इसको हम बोल देंगे 4 स्टेप रिएक्शंस। ऐसे कितने भी स्टेप हो सकते हैं किसी रिएक्शन में, वो डिपेंड करता है उस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर। ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे रिएक्शंस जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो 2 या 2 से, तो ये सारे केस किस में कंसिडर किए जाएंगे, बोलो कॉम्प्लेक्स में। और जो एलिमेंट्री है उसमें हमेशा कितने स्टेप होंगे, सिंगल स्टेप। क्लियर है, तो अब हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस 2B से बन रहा है C प्लस D, 2C प्लस D बन रहा है। इस रिएक्शन की मैं यहां पर लिख रहा हूं मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म में होता क्या है कि पहले A रिएक्ट करता है B से, और इससे फॉर्मेशन होता है D प्लस E का। उसके बाद ये जो E है, जो प्रोडक्ट आपका E बना है, वो रिएक्शन करता है इस B के साथ, और ये फॉर्मेशन करते हैं यहां से F प्लस G का। और उसके बाद ये जो F और G बने हैं, F और G, ये रिएक्शन करते हैं B के साथ, और ये मिलके फॉर्मेशन किसका करते हैं, बोलो 2C का। आप जब इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, तो यहां देखना F यहां रिएक्टेंट है, F यहां प्रोडक्ट है, G यहां रिएक्टेंट है, G यहां प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ E यहां पर क्या है, रिएक्टेंट है, E यहां प्रोडक्ट है। ये A, कितना A है यहां पर, एक A ये हो गया, प्लस यहां जो B है वो कितने हैं, 1 2 और 3, यहां पर कितना हो जाएगा 3B। इससे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, इससे फॉर्मेशन हो रहा है D प्लस 2C का। सॉरी, यहां पर रिएक्शन में 2B नहीं है, 3B है यहां पे। ठीक है, तो ये जो आपके पास में रिएक्शन बनी है, ये जो फाइनल रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस फाइनल रिएक्शन को हम बोल देंगे क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहां तक सबको समझ में आया। अब एक बात बताना, अगर मैं आपको सिर्फ इतनी सी रिएक्शन ही बताता, तो क्या आप मुझे इस रिएक्शन की शक्ल देखकर ये डिसाइड करके बता सकते हो कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री होगी या ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी? क्या ऐसा बताया जा सकता है? तो आंसर है नो। किसी भी रिएक्शन को आप देख के कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री होगी या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो तो आप उसकी मैकेनिज्म देखने के बाद ही बता सकते हैं कि वो सिंगल स्टेप हो रही है या मल्टी स्टेप हो रही है। बात समझ में आई? एक चीज और, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इस रिएक्शन का स्टेप 1 था, ये इस रिएक्शन का स्टेप 2 था, और ये इस रिएक्शन का स्टेप 3 था। ये जो तीनों के तीनों स्टेप हैं, ये स्टेप सारे के सारे एलिमेंट्री होते हैं,
देखो ये जो पहला स्टेप है वो अपने आप में एलिमेंट्री है, ये जो दूसरा स्टेप है वो अपने आप में एलिमेंट्री है, तीसरा स्टेप अपने आप में कैसा है, एलिमेंट्री है, क्योंकि सिंगल स्टेप है, अरे एक ही तो स्टेप है ना ये वाला। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे आपस में कैसे होते हैं, एलिमेंट्री होते हैं, सारे वो सिंगल स्टेप होते हैं। तो एक आप यहाँ पर कमाल की बात सुनिए, गजब की बात आप सुनिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, मल्टी स्टेप होती है। क्या होती है बोलो, मल्टी स्टेप। लेकिन उस जो मल्टी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे स्टेप कैसे होते हैं नेचर में, वो सारे के सारे स्टेप्स कैसे होते हैं, एलिमेंट्री होते हैं। समझ में आई बात आपको। अब आप जानते हैं कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो मैंने आपको बताया था कि इनके लिए तो मोलिकुलरिटी भी डिफाइन होती है। अरे बताया था ना कि जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनके लिए क्या डिफाइन होती है, मोलिकुलरिटी। तो चलिए देखते हैं कि इनकी मोलिकुलरिटी कितनी कितनी होगी। पहला स्टेप ये कि देखिए यहाँ पर A का कोफिशिएंट 1 है, B का कोफिशिएंट 1 है, तो बताइए इसकी कितनी होगी मोलिकुलरिटी, 2। तो मैं पहले स्टेप को बोल दूंगा इट इज बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। मैं सिर्फ आपको इस स्टेप की मोलिकुलरिटी बता रहा हूँ। बताइए इस स्टेप की कितनी होगी मोलिकुलरिटी, 1 + 1 2। तो ये भी क्या बन जाएगा, बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री स्टेप। अगले स्टेप की यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 + 1 + 1 कितना बन जाएगा, 3। तो लास्ट वाला क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा टर्म मोलिकुलर एलिमेंट्री स्टेप। मतलब पहले स्टेप की मोलिकुलरिटी 2 है, दूसरे की भी 2 है, तीसरे की कितनी है, 3 है। ठीक है, इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट्री स्टेप की मोलिकुलरिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ये आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिखाई दे रही है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी होगी, तो इसका आंसर आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, तो मैंने आपको मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन बताई थी कि किसी रिएक्शन के दौरान कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो होती है उसकी मोलिकुलरिटी। देखिए अपनी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी ये वाली। अब आप मुझे एक बात बताना, आपने पहले इसकी मैकेनिज्म देखी है, क्या इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करने के लिए क्या एक ए ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या एक ए ने और जो 3 बी थे उन 3 बी ने क्या आपस में रिएक्शन करी है क्या, यहाँ पर क्या आपस में इन्होंने इसने इससे और इसने इससे आपस में रिएक्शन करके ही ये बनाए हैं, या फिर इन्होंने साथ में किसी और मॉलिक्यूल से भी रिएक्शन की है, बिल्कुल की है। अरे आपने देखा था सेकंड स्टेप में बी ई से रिएक्शन कर रहा था, थर्ड स्टेप में बी है वो एफ और जी से रिएक्शन कर रहा था। तो ये सी और डी बनाने के लिए है ना, रिएक्शन इस ई एफ और जी के साथ भी हुई है। तो आप मुझे ऐसे बताओ ना, आप सिर्फ ये फाइनल स्टेप देखकर कैसे बता सकते हो कि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है। क्या इस फाइनल स्टेप में आपको वो सारे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, क्या आपको सारे कंपाउंड दिख रहे हैं जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था, नो। इसमें आपको सिर्फ वही दिख रहे हैं जो आपको फाइनल रिएक्शन में ऐड होने के बाद दिखाई देते हैं। तो एक बात बताइए, जब आपको इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि किस किसने रिएक्शन की थी, किसने प्रोडक्ट ये बनाया था, तो क्या आप इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी मोलिकुलरिटी बता सकते हो क्या? अरे बताना तो छोड़ो, मैं तो आपको ये कहूंगा कि इन रिएक्शंस के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन ही नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, कान खोल के सुनना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होती है। मोलिकुलरिटी केवल किसके लिए डिफाइन होती है, केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है। ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी कितनी होगी, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे इट इज सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आपसे सिर्फ इतना सा पूछूं कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी कितनी होगी, तो आंसर क्या होगा कि उस रिएक्शन में मौजूद, उस सिंगल स्टेप में मौजूद जो रिएक्टेंट्स हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम। आपसे मैं पूछूं बताइए किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कितनी होगी मोलिकुलरिटी, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी के लिए वैल्यू कितनी होगी, तो आप उसको बोलना कि इसका नाम भी नहीं लेना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के सामने। इस बात को अपनी जुबान पर भी नहीं लाना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कभी मोलिकुलरिटी डिफाइन हो सकती है। इसका मतलब जो मोलिकुलरिटी वर्ड है वो केवल किसके लिए बना है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए।
हम कभी भी इसकी बात नहीं करेंगे किसमें बोलो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में। बस यही वो मेन बात थी जो मुझे आपको समझानी थी, जो आपको बतानी थी, जो आपको बिना रट्टा मरवाए समझानी थी कि मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल किसके लिए डिफाइन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, किसके लिए काम की नहीं होती, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। और ये बात आपको यहां तक समझ में आ चुकी होगी, क्लियर है? तो देखिए अब तक हमने ये पढ़ा कि एलिमेंट्री रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए डिफाइन होती है, किसके लिए डिफाइन नहीं होती है। अब तक हमने सिर्फ ये बात की है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब एक बात बताना मुझे, मान लो कहीं ऐसा लिखा है कि ए है ना, वो रिएक्शन करके बी और सी बना रहा है, और आपके सामने ये सवाल है कि बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। या फिर आपके सामने सवाल ये है कि आप ये बताइए कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ आपको ये रिएक्शन कहीं पर लिखी हुई दे रखी है, इसकी कोई आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं कर रखी, इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, और या फिर आपको मान लो ये जानना हो कि क्या इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बन रहा है या नहीं बन रहा हो। ये सारी बातें आपको जाननी हो, किसी रिएक्शन की शक्ल देख के आपको जाननी हो। तो पहली बात, आप किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तभी बता पाएंगे जब आप ये श्योर हो कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री हो। आप किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा या नहीं बनेगा ये भी तभी बता पाएंगे जब आपको कोई ये बता दे कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है या वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। और कोई रिएक्शन एलिमेंट्री होगी या कॉम्प्लेक्स होगी, ये केवल और केवल उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखने के बाद बताया जा सकता है। उस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखे बिना कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत कि किसी रिएक्शन की शक्ल देख के ये बता दो कि वो एलिमेंट्री होगी या कॉम्प्लेक्स होगी। कभी आपको कोशिश भी नहीं करनी, जरूरत भी नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, कभी भी नहीं पूछेगा आपसे कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता। अरे तो खुद भगवान ही जानते हैं, खुद गॉड ही जानता है कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, हमें उसका पता ही नहीं है। जब तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अपने पास नहीं होंगे, जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास उसकी एक्सपेरिमेंटल मैकेनिज्म नहीं होगी, तब तक हम नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है। समझ में आ गया? तो आपका अगला सवाल कि सर ना तो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने वाले, ना हमें ये कोई बताने वाला कि मान लो इस रिएक्शन की हर बार कोई बताए कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म ये है। तो सर हमारे सामने जब सवाल आएगा ना, तो हम सवाल का आंसर कैसे करेंगे, मतलब हम कैसे बताएंगे उसको कि जो तू रिएक्शन मुझे दे रहा है वो रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है। तो इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब ये है कि जब जब आपको सवाल में कोई एलिमेंट्री रिएक्शन देगा तो वो उस रिएक्शन के साथ में ये वर्ड भी लिख के देगा कि मैं जो तुझे रिएक्शन बता रहा हूं ना बेटा, वो कैसी है, वो एलिमेंट्री है। मतलब अगर आपको कोई रिएक्शन में ऐसा लिख के दे दे कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, या फिर ऐसे कर दे कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो समझ जाना कि वो रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री है। आपको अगर सर कुछ नहीं लिख के दे, सिर्फ इतना सा बोल दे कि ऐसे बी बन रहा है, तो हम क्या करें? तो आपको उस रिएक्शन को एलिमेंट्री बिल्कुल नहीं मानना है, आपको उस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स मान के ही सोल्व करना है। जब तक आपको कोई कुछ मेंशन नहीं करे तब तक, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करे तो उसको कॉम्प्लेक्स मान के ही सोल्व करना है, उसको एलिमेंट्री नहीं मानना है। समझ में आया? हाँ, हो सकता है कि बाद में वो कॉम्प्लेक्स हो, उसमें एक ही स्टेप हो रहा हो और बाद में वो एलिमेंट्री बन जाए, ठीक है, और हो सकता है कि उसमें मल्टी स्टेप हो रहे हो और वो कॉम्प्लेक्स ही हो। तो आपके लिए काम की बात यह है कि अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री हुई तो आप उसकी शक्ल देख के नहीं पता लगा सकते, आपको सवाल में मेंशन जरूर करेगा, कोई ना कोई हिंट आपको जरूर देगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, आपको अगर कुछ नहीं दे रखा तो उसको हम क्या मान लेंगे, कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ मॉलिक्यूलरिटी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये चीजें साथ साथ नोट कर लेना, इसीलिए मैंने नोट्स की फॉर्म में लिखवाए आपको सारे, जिससे आप प्रॉपर नोट्स बना सको, ठीक है। तो पहला होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। वो रिएक्टिंग स्पीसीज क्या क्या हो सकती हैं, कोई एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं,
ठीक ना। फिर मान लो अगर कहीं पर कोई फ्री रेडिकल्स रिएक्शन करें तो फ्री रेडिकल को भी आप रिएक्टिंग स्पीसीज बोल सकते हो, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप बोल दे, एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दो, उसको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी। क्योंकि मोलिकुलरिटी केवल डिफाइनिंग किसके लिए होती है, एलिमेंट्री स्टेप के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मोलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होगी, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप हैज इट्स ओन मोलिकुलरिटी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हर एक स्टेप है वो कैसा होता है अपने आप में, हर एक स्टेप अपने आप में होता है एलिमेंट्री, तो उसकी अपनी खुद की क्या होगी, मोलिकुलरिटी होगी। लेकिन फॉर ए ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज मीनिंगलेस। अगर मान लीजिए आपने हर एक स्टेप की मोलिकुलरिटी डिफाइन कर दी और आप चाहते हो कि आप एक ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी बताओ, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो मीनिंगलेस होती है, ठीक है। इसके बाद अब मोलिकुलरिटी कांट बी जीरो, इट कांट बी नेगेटिव, इट कांट बी फ्रैक्शन। क्यों? मैंने आपको अभी भी बताया कि मोलिकुलरिटी इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि मोलिकुलरिटी किसी की जीरो है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि उसमें जीरो स्पीसीज रिएक्ट कर रही हैं। और आप खुद ही बताइए, अगर जीरो स्पीसीज रिएक्ट करेंगी तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको मैं से कहूं कि किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी -1 है, तो अब आप एक बात बताइए कि -1 मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, -1 मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती। फिर आपको मैं कहूं कि किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 1.5 है, ध्यान से सुनना कितनी है, 1.5। क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें एक मॉलिक्यूल ने तो पूरा रिएक्ट किया और एक मॉलिक्यूल है उसमें से आपने आधा तो आज काम में ले लिया और आधा आप कल काम में ले लोगे। अरे ये कोई मतलब वो लड्डू नहीं है कि आप लड्डू थोड़ा आज खा रहे हो थोड़ा बाद में खा लेंगे, ठीक है। ये आज काम में ले लेते हैं, बाकी बचाव हम कल काम में ले लेंगे। ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो पूरा करेगा, वरना रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। तो मोलिकुलरिटी ना तो कभी जीरो होगी किसी रिएक्शन की, ना कभी नेगेटिव में होगी, ना ही फ्रैक्शन में होगी। इसकी वैल्यू कैसी होगी, इंटीजर वैल्यू, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5, इस तरीके से। ना तो इससे पहले जीरो, ना नेगेटिव वैल्यू, ना फ्रैक्शनल वैल्यूज होगी, ठीक है। मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3, ध्यान रखना, 3 से ज्यादा इज वेरी रेयर टू बी ऑब्जर्व्ड। मतलब ऐसे रिएक्शंस बहुत ही कम मिलती हैं जिनकी मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है कि जिनकी मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा वो रिएक्शन बहुत ही रेयर होती हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होता है कोलिजन थ्योरी, ठीक है। वहां पर हम डिटेल में समझेंगे इस चीज को। अभी तक आप मोलिकुलरिटी में मैंने आपको नोट्स बनाने के पर्पज से एक पॉइंट लिखवा दिया है कि जिन रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा होती है वो बहुत ही कम मिलती हैं, बहुत ही रेयर होती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम मोलिकुलरिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ के बारे में। क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन है अपने पास, ए प्लस बी से बन रहा है यहाँ पर सी। इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के कॉन्सेंट्रेशन के और बी की कॉन्सेंट्रेशन के। यहां पर इसकी पावर होती है अल्फा और इसकी पावर होती है बीटा। इसको हम बोलते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट के आएगा इंटू ए रेस टू पावर अल्फा एंड बी रेस टू पावर बीटा। अब देखो सवाल ये है कि मैंने यहाँ पर ये जो इसकी पावर है वो पावर ए और बी क्यों नहीं लगाई यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर पावर ए आती है, यहाँ पावर बी आती है, ये मैंने पावर ए और बी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। क्योंकि हम किसी रिएक्शन को देख के डिफाइन नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। और जब तक इसके एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स होने के बारे में श्योर नहीं है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जो रेट है वो ए की पावर ए के ही प्रोपोर्शनल होगी और इसके रिस्पेक्ट में बी के ही प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा जो होते हैं, ये अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, ठीक है।
इनकी जो वैल्यूज हैं वो आप किसी रिएक्शन की शक्ल देख के नहीं बता सकते। अब बोलते क्या है, अल्फा होता क्या है, तो यहां पर अल्फा होता है, अल्फा को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नया वर्ड है यहां पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। बीटा क्या होगा यहां पर, बीटा बीटा इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। और ये जो ए और बी हैं, इन ए और बी को हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर्स, पार्शियल ऑर्डर्स। और अगर मैं अल्फा और बीटा को ऐड कर दूं, तो अल्फा और बीटा को ऐड करने पर जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो कंबाइंड वैल्यू है ये किसके एक बराबर होती है, बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, अब ये जो नया वर्ड आप सुन रहे हैं ऑर्डर, ये ऑर्डर होता क्या है ये हमें भी समझना है, इसको हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये समझेंगे कि जब आपको किसी रिएक्शन के बारे में आइडिया नहीं हो कि वो एलिमेंट्री है या नहीं है, तब उसका जो रेट लो है उसमें यहाँ पर रिएक्टेंट्स की पावर यहाँ पे अल्फा और बीटा आती है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नई बात, ध्यान से सुनना और समझना। वो ये है कि आप अब तक ये मानते थे कि जो रेट होती है ना वो केवल रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। लेकिन अगर हमें जब पता नहीं हो ना कि आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है कि उसकी मैकेनिज्म क्या है, तो उस रिएक्शन की एक्सपेरिमेंटल रेट अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर सकती है। और मैंने यहाँ पर इसकी पावर लगा दी गामा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सी रेज टू पावर गामा। तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा और साथ में तीसरा कौन ऐड हो जाएगा, गामा। ये तीनों की दोनों एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि गामा इज ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, और उसका टोटल ऑर्डर कितना बन जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। समझ में आया। अब ये आपके लिए यहाँ पर एक कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि नई बात थी, ये नया कॉन्सेप्ट था। ये यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट की पावर गामा क्यों लगाई, इसकी वजह आपको बताता हूं। देखिए, जब मुझे पता होता है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, तब मैं बिल्कुल श्योर होता हूं कि गुलबर्ग एंड वागे का जो रूल है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए बिल्कुल सही है, और उसकी जो रेट है वो केवल और केवल रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करेगी। लेकिन आप बताइए, जब मैं कंफर्म ही नहीं हूं, जब मुझे पता ही नहीं है इस बात का कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है या एलिमेंट्री नहीं है, तो उस केस में उसकी जो रेट है वो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर सकती है, हमेशा करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर सी की पावर कितनी आ जाएगी, गामा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल रेट लो होता है, उस एक्सपेरिमेंटल रेट लो में रिएक्टेंट की भी पावर हो सकती है, प्रोडक्ट की भी पावर हो सकती है। अब इस एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को हम अप्लाई करके देखने वाले हैं अलग अलग। किसके लिए अलग अलग देखेंगे, हम देखेंगे किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, और हम चेक करेंगे किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। तो अब मान लो आपको सवाल में दिया है कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये वाली रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सवाल में बोल दिया आपको। और जैसे आपको सवाल में बोला, तो मैं ऐसा यहाँ पर लिख रहा हूं कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट लो है वो जो है वो मान लीजिए यहाँ पर कुछ k इंटू ए की पावर अल्फा मान लेते हैं, बी की पावर हम बीटा मान लेते हैं एक्सपेरिमेंटल, और सी की पावर गामा मान लेते हैं, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ना, हमने ये मान लिया। और जो इसका गुलबर्ग एंड वागे से, जिसको आप थ्योरेटिकल रेट लो भी बोल सकते हो, जो गुलबर्ग एंड वागे वाले रूल के अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो है, वो यहाँ पर हम मान लेते हैं रेट कांस्टेंट के इंटू ए रेज टू पावर स्मॉल ए, क्योंकि यहाँ पर तो इसका कोफिशिएंट लेते हैं ना, बी रेज टू पावर स्मॉल बी। और इसमें ये कहता है कि केवल रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता। तो आप यहां पर कह सकते हो कि सर ये सी की कंसेंट्रेशन जो है उसकी पावर 0 पर डिपेंड करेगा, उसकी पावर कितनी होगी यहाँ पर, 0। ठीक है, तो अब है ना, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने पर आप ऐसे बोल दोगे कि सर अल्फा जो है ना वो तो ए के बराबर, और जो बीटा है वो यहाँ पर बी के बराबर है, और गामा यहाँ पर 0 के बराबर, तो उसको मैं बात भी नहीं करनी यहाँ पर, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस में प्रोडक्ट पे डिपेंड भी नहीं करता। अब अगर ध्यान से सुनिए, अब अगर मैं बात करता हूं इस रिएक्शन के ऑर्डर की, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अल्फा की वैल्यू तो ए है और बीटा की वैल्यू बी है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो कितनी होगी, क्योंकि एलिमेंट्री है, तुम मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते हो, तो वो भी क्या होगी, वो भी ए प्लस बी होगी। तो ये भी कितना बन जाएगा, ए प्लस बी। इसीलिए कहते हैं, आपने सुना होगा, इसीलिए कहते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा,
ना जाने कब कब कहां कहां सुना होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो उसकी मोलिकुलरिटी होती है वो मोलिकुलरिटी ही उसके ऑर्डर के इक्वल होती है। अरे बात समझ में आई क्या आपको? आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में उसकी जो मोलिकुलरिटी है वो भी A+B है और इसका ऑर्डर भी कितना है, बोलो A+B। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है, फिर से बता रहा हूं, बहुत बार बताया है कि लॉ ऑफ मास एक्शन केवल किसके लिए अप्लाई होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है। बात सबको समझ में आई? चलिए इसी को अप्लाई करके देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पे। बात समझ में आई होगी सबको। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। फील आ रहा होगा आपको कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, क्यों उनके लिए ऑर्डर मोलिकुलरिटी के इक्वल होता है। पहला एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे ऐसे बोल दे, अगर किसी के ऐसे वर्ड्स हों कि यूनिमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, तो बस मेरा काम बन गया यहां पर। क्यों? जैसे ही उसने बोला एलिमेंट्री और उसने बोला यूनिमोलिकुलर, तो मुझे पता चला कि उस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो कितनी है? 1 है। और एलिमेंट्री बोलते ही मतलब उसका जो ऑर्डर है वो किसके बराबर है, बोलो मोलिकुलरिटी के बराबर ही है। और कोई रिएक्शन लिख के दे दे ऐसे, ऐसे लिख के दे दे ऐसे, तो क्या मुझे यहाँ पर किसी एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ की जरूरत है क्या? क्या मुझे यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास इस रिएक्शन का ऑर्डर है। और इसका जो रेट लो आएगा वो कैसे आ जाएगा? R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर कितना आएगा? 1। ये पावर सच में 1 आएगी, ये मुझे किसने बताया? ये मुझे एलिमेंट्री वर्ड ने बताया। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल, बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन आपको दे रखी है। एक तो मान लो इसमें ऐसे बोल दे कि A और B बना रहा प्रोडक्ट, एक कह दे कि 2x से क्या बन रहा है? Y बन रहा है। अब सुनिए, जैसे ही मुझे बोलता है वो बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री बोलता है, जैसे ही बोलता है बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री बोलता है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि जो उस एलिमेंट्री का मोलिकुलरिटी है वही उसका क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, अब यहां पर अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो इसका रेट लो क्या बनेगा? R इज इक्वल टू के। यहां आएगा A⁻1, पक्का 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, और ये रिएक्शन कैसी है? एलिमेंट्री है। इंटू बी की पावर कितनी आ जाएगी? 1। और इसका जो ऑर्डर है, आपसे मैं पूछूं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बताइए, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर डायरेक्ट कितना बोल देंगे? 1, और बी के रिस्पेक्ट में भी कितना बोल देंगे? 1। आपसे पूछूं मैं टोटल ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर कितना है, तो 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा। ऐसे इसके लिए रेट लो लिखते हैं, तो R इज इक्वल टू के इंटू, बताइए ए की पावर कितनी लगाएंगे? ए की पावर 2 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो इसकी मोलिकुलरिटी है वही इसका क्या बन जाएगा? ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही अगर आपसे ट्राई मोलिकुलर, टर मोलिकुलर पूछ ले तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। चलिए आपको उसका एक एग्जाम्पल और सिखाई देता हूँ, और अच्छी फील आएगी आपको। सारा खेल फील लेने का है, जितनी अच्छी फील लोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। तीसरा, बोल दे कि आपके पास टर्म मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो सुनिए क्या होगा? 2A + B से क्या बनेगा? C+D। जैसे ही बोला एलिमेंट्री तो मैं ऑर्डर लिख दूंगा, R बराबर रेट कांस्टेंट K इंटू A की पावर कितनी लगाएंगे? 2, क्योंकि एलिमेंट्री मतलब मोलिकुलरिटी ही क्या है? ऑर्डर है। और B की पावर कितनी लगा देंगे? 1। यही उसका एक्सपेरिमेंटल रेट लो है, यही उसका सब कुछ है। क्लियर होगा आपको? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा यहाँ पर ये जानकर कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ही क्या होता है? मोलिकुलरिटी होता है। क्यों होता है? ये सारी बातें इसमें हमने सीखी। और बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर हुई तो क्या होगा। मतलब ये जो रिएक्शन है AA + BB से CC बन रहा है, इसका जो आपने एक्सपेरिमेंटल रेट लो, ये एक्सपेरिमेंटल वाला है भाई, जो आपने लिखा था ना ये वाला, K × A⁴
बी रेज टू पावर बीटा। मैं सी वाला नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर क्योंकि वो डिपेंड कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, और करेगा तो उसको ले लेंगे। एक बार हम रिएक्टेंट वाले की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लो ये। तो यहां जो ये आपका अल्फा आ रहा है ना, अल्फा, वो ए के बराबर हो भी सकता है और वो ए के बराबर नहीं भी हो सकता। ऐसी जो बीटा जो आ रहा है वो बी के बराबर हो भी सकता है और वो बी के बराबर नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक स्टेप भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो इस केस में ये इसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब आप कहोगे सर पता कैसे चले कि कौन सा होगा, ए हो, ए इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये चीजें एक्सपेरिमेंटल होती हैं। इसके बारे में क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, क्वेश्चन में आपको देगा कि किसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ऑर्डर जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंट के बाद ही आप किसी रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। अब आपका अगला सवाल, तो सर क्या इसका मतलब ये है कि इस केस में जो ऑर्डर है वो ऑर्डर इक्वल नहीं होगा मोलेक्युलरिटी के? तो मैं तो आपको ये कहता हूं कि ऐसा बोलना भी पाप है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलेक्युलरिटी वर्ड यूज करना बहुत बड़ा गुनाह है। आपको ऐसे गुनाह नहीं करने हैं। अरे इसके लिए तो डिफाइन ही नहीं होती। अरे आप ये बताओ ना मुझे कि ऑर्डर मोलेक्युलरिटी के बराबर होगा या नहीं होगा, इसकी बात तो हम तब करेंगे ना जब कॉम्प्लेक्स के लिए मोलेक्युलरिटी डिफाइन होगी। इसके लिए तो ये वर्ड ही डिफाइन नहीं होता है, तो हमें इसकी बात भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी है। पूरे चैप्टर में नहीं बोलूंगा आपको मैं इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलेक्युलरिटी इतनी है। हम केवल किसकी बात करेंगे? ऑर्डर की बात करेंगे। और जो ऑर्डर है वो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। समझ में आया आपको? तो चलिए अब हम डिटेल में एक एक बात समझेंगे कि ऑर्डर है क्या, आखिर ये किसको बताता है ऑर्डर, इस ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, ये बात हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की डेफिनेशन के बारे में। तो इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में कंसेंट्रेशन, जैसे मोलर कंसेंट्रेशन है, जैसे मान लीजिए R इज इक्वल टू के इंटू समथिंग, यहाँ पे जो मान लो अल्फा और जो बीटा है, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ में जो कंसेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर्स हैं अल्फा एंड बीटा, इसका सम जो होता है वो होता है किसी रिएक्शन का ऑर्डर। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए जो ऑर्डर के वो कितना बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग, मतलब क्या है ऑर्डर से आप समझेंगे क्या? ठीक है, तो ये बात समझने से पहले एक बात समझो। मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 और कहीं लिखा हुआ है R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2। इसका मतलब हम समझते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं इस ए की जो कंसेंट्रेशन है, इस कंसेंट्रेशन को डबल कर दूं तो क्या रेट डबल नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर इस ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, तो यहाँ पर आर क्या होगा? आर यहाँ पर 4 टाइम्स होगा। क्यों हुआ ये 4 टाइम्स? क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर इसको डबल करने पर इसकी पावर कितनी होती? 1 होती। तो यहाँ तो ये रेट कितनी होती है? 2 टाइम्स, और यहाँ ये रेट कितनी होती? 4 टाइम्स। तो एक बात बताइए कि किसी रिएक्शन की जो रेट है, रेट वो इस ए पर कैसे डिपेंड कर रही है? ए को चेंज करने पर रेट कैसे चेंज होगी? ए को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर रेट कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी? ये सारी चीजें क्या इस 1 और 2 पर डिपेंड नहीं कर रही क्या? अगर यहाँ पर 1 हुआ तो देखो इसको डबल करने पर 2 टाइम्स होती है। अगर यहाँ पर 2 हुआ तो उसी ए को डबल करने पर कितनी हो रही है रेट? 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर आपको ये बताता है, इट टेल्स अबाउट हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। इसका जो मतलब है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आपको ऐसी बताती है कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज की कंसेंट्रेशन को अगर आपने x टाइम्स चेंज किया है तो उसकी जो रेट है वो रेट x रेज टू पावर n टाइम्स चेंज हो जाएगी, जहां पर n क्या है? उस रिएक्शन का ऑर्डर, या उस स्पीसीज के रेस्पेक्ट में उसका क्या है? ऑर्डर है। बात सबको समझ में आ गई? ये 2 बातें थी ऑर्डर के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। मतलब आप इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा सकते हैं, मैकेनिज्म से ही पता लगा सकते हैं, आप खुद से इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते। और ये कैसे पता लगाते हैं एक्सपेरिमेंट से, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर के सबसे एंड में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसकी पॉसिबल वैल्यूज की, ऑर्डर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो पहली बात, ऑर्डर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। कितनी गजब की बात है, कितनी कमाल की बात है ना। आप सुनिए कैसे।
एक रिएक्शन आपको दे रखी है A + B से P बन रहा है। हो सकता है कि इस रिएक्शन का जो रेट लो आप लिखो ना, वो रेट लो सिर्फ इतना सा है कि K × A⁻², सिर्फ इतना सा रेट लो है पूरी रिएक्शन का। इसका मतलब क्या हुआ कि B के रेस्पेक्ट में, मतलब B की पावर, इसको मैं 0 बोल सकता हूँ। इसका मतलब B के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 0 है। तो ऐसा हो सकता है कि B की कंसेंट्रेशन में चेंज करने पर रेट पे कोई फर्क ही ना पड़े, ठीक है। या फिर मान लो इसका जो रेट लो है वो सिर्फ इतना भी आ सकता है कि R = K, दैट्स इट। जहां पर K क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये यहाँ पे क्या बोलो, कांस्टेंट। क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या कि साथ में यहाँ पर A की पावर 0 और B की पावर कितनी है, 0। इसका मतलब इस रिएक्शन की रेट ना तो A की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, ना ही B की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, मतलब किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जैसे मान लीजिए वही आपने देखा भी R/K⁴ तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ये आपको ये बता रही है कि A की कंसेंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कहीं R/K मान लो A⁻² है और नीचे मान लो B आ रहा है, तो इस B को जब आप ऊपर लाएंगे यहाँ से, तो आप इसको यही तो बोले ना कि B⁻⁻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 ⁻
रेट डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर किसी स्पीसीज की कंसेंट्रेशन बढ़ाने पे रेट डिक्रीज हो जाए तो उसको बोल देंगे नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन उस स्पीसीज के रेस्पेक्ट में। इंटीजर होती है मतलब 1 2 3 हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। अरे ये सबसे जरूरी बात है, मैंने आपको बताया था देखो मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, याद करो थोड़ी देर पहले बताया था आपको। क्यों कहा था मैंने ऐसा? क्योंकि मोलिकुलरिटी आपको ये बताता है कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने जो रिएक्टेंट वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रिएक्टेंट या तो पूरा ही पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इसका मतलब वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। लेकिन ऑर्डर भाई साहब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये जो रेट है वो a की पावर 1.5 के प्रोपोर्शनल हो। अगर तुम a की कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाओ तो इसकी रेट 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1.5 टाइम बढ़ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑर्डर इंटीजर भी हो सकता है, इरे ऑर्डर सब कुछ हो सकता है। लेकिन ऑर्डर कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता, ये हमेशा कैसा हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है, होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब ये जो अगली बात है ना, ये तो ऐसे मान लो कमाल की बात है, गजब की बात है। ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आल्सो, इट मे चेंज विद रिएक्शन कंडीशंस। इसका मतलब किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना वो हमेशा उसका वही रहे ऐसा जरूरी नहीं है, वो ऑर्डर सदाबहार नहीं है, मतलब हमेशा वही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ही रिएक्शन कंडीशन चेंज होंगी, जैसे ही एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज होंगी, उसका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? जैसे जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, एग्जांपल समझिए। जब HI डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, जब अपने आप डिकम्पोज होता है, जब ये बनाता है H2 + I2, तब ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? सेकेंड ऑर्डर। लेकिन जब यही हाइड्रोजन आयोडाइड गोल्ड सरफेस पर एडजॉर्ब होके फिर डिकम्पोज होता है तो यही रिएक्शन बन जाती है 0 ऑर्डर। कमाल की बात समझिए, हाइड्रोजन आयोडाइड से ही क्या बन रहा है? H2I2, लेकिन भैया गर्म करने पर खुद डिकम्पोज हो रहा है तो सेकेंड ऑर्डर है। अगर तूने गोल्ड की सरफेस पे काम करवा दिया, अगर तूने काम सोने पे करवा दिया, तो यही क्या बन जाएगी? 0 ऑर्डर। मतलब ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के साथ साथ वो चेंज हो सकती है, कोई समस्या उसमें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इसमें बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी, आपको एक ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन की जरूर फील आई होगी कि आखिर ये सब होते क्या हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो वो हमसे जरूर पूछें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।